और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शाउट आउट नहीं बल्कि थैंक यू बोलना चाहूंगी गौरव को, क्योंकि उन्होंने उनकी आज ईमेल मैंने पढ़ी और मैं कहूँगी कि उन्होंने हमारा दिन बना दिया। यानी कि कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से मतलब हम दोनों की वजह से हमारे चैनल की वजह से आपको खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है, यकीन माने इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं होता। मतलब और पता है मैं जब भी ईमेल छोड़ती हूँ फौरन से मौसम ऐसा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खासतौर पे इस तरह की ईमेल्स होती है ना, वो जरूर शेयर करती हाँ, मैं जरूर शेयर करती हूँ मौसम के साथ, बिकॉज मुझे लगता है कि पता नहीं कहीं ना कहीं पर दिल में बहुत ज्यादा खुशी मुझे मिलती है। एनीवे गाइस, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज की वीडियो की सजेशन हमें दी है प्रकाश ने और वीडियो का टाइटल है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर द बिग पिक्चर। वेल, देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक जो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। India has made massive strides in infrastructure in the past few years. There has been a remarkable development in every aspect. Railways, roads, highways, healthcare, ports and shipping, renewable energy, agriculture and rural development. To achieve a $5 trillion economy, the government's key focus is on creating world-class infrastructure in the country. Hello and welcome. I'm Amitabh Khan and you're watching Transforming India. Amitabh Khan. In this show, we'll take you through India's growth story, showcasing the momentous changes taking place in all aspects of infrastructure development in the country. In this episode, we'll talk about the bigger picture, where India stands right now, what are the goals, and how the government aims to achieve them. India's growth story is in its most dynamic phase yet, witnessing unprecedented expansion in all aspects of infrastructure development. विश्व में सर्वाधिक लोगों को ले जाने वाला, लाने वाला ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हो, इसको अगर आधुनिक बनाया जाए, इसको अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया जाए, मैनेजमेंट परफेक्शन किया जाए, सर्विस ओरिएंटेड बनाया जाए, तो क्या हिंदुस्तान की शक्ल सूरत बदलने में रेलवे काम नहीं आ सकता? Often termed as the lifeline of India, Indian Railways is the largest rail network in Asia. It's also one of the largest in the world, with a route length of over 67,000 kilometers. The Indian Railways has been on the fast track to development, especially after 2014. From ultra-modern, high-tech, eco-friendly trains to world-class railway stations, the government is aiming to make Indian Railways a vehicle of inclusive growth and connectivity. In 2018, the government brought Arunachal Pradesh on the railway map with India's longest rail-cum-road bridge, the 4.94 kilometer long Bogibeel Bridge over the Brahmaputra River, connecting Tinsukia in Assam to Naharlagun town of Arunachal Pradesh. डिब्रूगढ़ आने के लिए वो लोग को 500 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता था और जिसमें लगभग 24 घंटा लग जाते थे और वो लोग अपने जान को हथेली पर रख के फेरी के थ्रू आना पड़ता था।
लेकिन ये बोगीबील ब्रिज बनने के बाद आज इसका जो ड्यूरेशन है वो 100 किलोमीटर का रह गया है और महज 3 घंटे में आदमी लोग यहाँ आ पाते हैं। जब ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ा रहता था तो उस समय फेरियाँ बंद हो जाती थी, तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी, जो अभी काफ़ी हद तक सुधर चुकी है। बहुत दिक्कत है, खासकर अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो उनके क्षेत्र में काफ़ी सुविधाएं मिली हैं उन्हें, उनको कम्युनिकेशन की बहुत सुविधा हो गई है, आना जाना बहुत आसान हो गया एक तरह से मैं बोलूँ। और जो दिन भर का जो समय लग जाता था, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते थे, तो वो चीज़ भी अभी काफ़ी हद तक कम हो गया। अभी कुछ घंटों में, महज 3-4 घंटों में वो सफ़र तय हो सकती है। During 2021, Indian Railways achieved the highest ever electrification of sections covering 6,015 kilometers in a single year. 1,110 kilometer dedicated freight corridors were successfully completed. Highest ever capex utilization of rupees 1.55 lakh crore was achieved. 1,900 kilometer of new line and multi-tracking was completed. A huge jump of 168% from the 2009 to 14 figure. Railways have otherwise also been one of the greatest employers as far as public sector is concerned. But these R&D initiatives will bring about further employment opportunity for the country, not only in the formal, precise railway sector, but also in a lot of sectors that will develop along with it, because this gives lot of traction, lot of optics to the entire economy. That is one area. Number two, railways were the first to bring in the class of technology, science and R&D into the country. With the high tech of railways going in high tech, with the boost, it will give a further boost to the science and technology ecosystem of our country. The government has also launched Vision 2024 as part of the National Railway Plan to accelerate implementation of critical projects. 100% electrification, multi-tracking of congested routes, speed upgraded to 160 km per hour on Delhi-Howrah and Delhi-Mumbai routes. Speed upgraded to 130 km per hour on Golden Quadrilateral, Golden Diagonal routes. Level crossings eliminated on all Golden Quadrilateral, Golden Diagonal routes. Today, Indian Railways is a shining example of government's Atmanirbhar Bharat initiative. Currently, 98% procurement in the railway sector is from indigenous sources. From making high-tech trains like Vande Bharat to building world-class rail infrastructure, Indian Railways is giving boost to Make in India scheme of the government. It is also working on a mega plan to become 100% self-reliant for its power needs by 2030 using only solar energy. With this, Railway aims to achieve the net zero carbon emissions target by 2030. Renewable energy is the need of the hour, and India is making remarkable strides in the sector to achieve its sustainable development goals. The renewable energy infrastructure has made substantial progress in India in the past few years. Since 2014, the renewable energy sector has seen an investment of about $70 billion. India ranks third in Asia and fourth in the world in terms of solar power production. At present, India's installed renewable energy capacity is 97 gigawatts. 50 gigawatt more is under implementation and tenders are being issued for 25 gigawatt more. रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की बहुत स्कोप है और हाल लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है, जिसकी मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि कारगिल रिन्यूएबल क्रीडा की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाया है जो अभी वाटर लिफ्टिंग इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहा है। जैसा कि लद्दाख के बहुत दूर दराज इलाका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था जहाँ पे, वहाँ पे ये सोलर एनर्जी के माध्यम से वहाँ पे भी लाइट पहुँच रहा है।
renewable energy generation has increased from 61.78 billion units in 2014 to 147.25 billion units in 2021. India's solar power capacity has increased 16 times from 2.63 gigawatts in 2014 to 42.33 gigawatts in 2021. As of June 13, 2021, the non-fossil fuel generation in the country was 37.3% of the total. In his Independence Day speech this year, Prime Minister Narendra Modi asserted that India is all set to make a quantum leap in energy independence by 2047 using green hydrogen. भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है, क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। आई थिंक हमने इससे एक वीडियो देखी थी। अमृत काल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। The Union Government is setting up the National Hydrogen Energy Mission to promote use of green hydrogen in industry, energy, transport, etc. It recently proposed a new set of draft electricity rules 2021 to promote renewable energy through green energy open access. Telecom is one of the sectors that has seen remarkable growth in the past few years. During the COVID pandemic, telecom has shown what a crucial part it plays in our lives, from facilitating telephonic medical consultations to holding family events online, from enabling virtual official meetings and webinars to putting schools and colleges online. The robustness of India's telecom sector has strengthened India's fight against COVID-19. This has been made possible only by the rapid growth in telecom infrastructure in the past few years. Between 2014 and 2021, broadband subscribers have increased by a whopping 1100%. There has been 95% reduction in data tariff between 2014 and 2021. 350% growth in smartphones. 12,000% growth in average monthly data consumption per subscriber. 7,678% growth in rural broadband connections. Wi-Fi network was not present in my home, so I was not able to take my online classes, and I was missing my important points in my class. But when network came, then I asked my teachers many questions that I have missed in my class, and she helped me in this pandemic. The government has taken several steps to further enhance connectivity for every citizen. PM Vani has been launched to enable affordable broadband connectivity through public Wi-Fi. Since its launch in December 2020, 47,000 Wi-Fi access points have been established. The Department of Telecommunication is also implementing the production-linked incentive scheme for telecom and networking products. In line with Make in India and Digital India, the PLI scheme aims to create global champions out of India. And now let's take a look at India's port and shipping sector. India is on the cusp of a major maritime revolution. About 95% of India's trading by volume and 70% by value takes place via maritime transport. Therefore, Indian ports and the shipping industry play a very critical and vital role in boosting the country's trade and commerce and building India's economy.
Thanks to the key reforms undertaken by the government in the past few years, the sector is undergoing a major transformation. The government is looking at foreign direct investments, privatization, greater operational efficiency and capacity building to facilitate growth in the sector. Recognizing the need for a vibrant and strong maritime industry for both economic and strategic reasons, the government launched the flagship Sagarmala program in 2015 to accelerate growth in the sector. As part of Sagarmala project, Prime Minister Modi released the National Perspective Plan in 2016 for comprehensive development of India's 7,500 km coastline. Sagarmala has been one of the most ambitious and a very well crafted program of the Government of India. It essentially has 4 or 5 verticals. One is of course about capacity enhancement, modernization, but at the same time it also talks about port-led industrialization, about digitization, about looking at coastal communities, for example. So if to quote some figures on let's say the infrastructure or port modernization, almost 236 projects with the value of about 1.2 lakh crores is what is the kind of money that has been spent by the Government of India on these projects. Since 2014, capacity at the ports has increased over 66%. 13 projects have been completed and 14 projects awarded under Sagarmala in 2021. Traffic at ports increased by 18% over the last 7 years. India's trading across borders ranking has improved from 132 in 2014 to 68 in 2021. 1,226 projects under the Sagar Tat Samriddhi Yojana for holistic development of coastal communities. Out of these, 192 projects are under implementation. Inaugurating the Maritime India Summit 2021, Prime Minister Modi asserted that India will become a world leader in blue economy by 2030. He said 23 waterways will be operationalized by then. India is very sincere about growing in the maritime sector and emerging as a leading blue economy of the world. Our leading focus area includes upgrade current infrastructure, create next generation infrastructure, boost the reform journey. Through these steps, we aim to give strength to our vision of Atmanirbhar Bharat. Roads are vital to the economy of any nation. A well-developed road network allows efficient freight and passenger movement. Development of economic corridors, providing jobs, boosting tourism and social development. India has the second largest road network in the world, with the objective of building a vast interconnected network and providing last mile connectivity. India is on a building spree, paving the path to progress quite literally. In 2017, the Modi government launched the flagship Bharatmala scheme to improve connectivity, especially along the economic corridors, border regions and the far-flung areas. In the current year, the nation achieved an unprecedented milestone of constructing 37 kilometers highways per day, a phenomenal record. The biggest problem earlier regarding commuting was the roads, and now with this new infrastructural policy, whatever the roads coming up, the highways and everything building up, it has made commuting very possible, and that is one of the reasons why I could commute almost 27 kilometers one side. And it is just
increased the possibilities. So distance is not becoming any shortcoming. I mean, distance does not stop us from reaching wherever we need to. ये ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीवेयर हैं, इनसे ही चेंज मुझे ज़्यादा लग रहा है, ये कनेक्ट हुए हैं। मेरा यहाँ सोनीपत से पहले मैं पलवल पढ़ाने जाती थी और मैं दिल्ली क्रॉस करके पलवल पहुँचती थी। मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते थे वहाँ। मैं 1-1.5 महीना गई हूँ और मैं ये कहती हूँ, मतलब दिल्ली क्रॉस करके जाना, पूरा जाम फेस करना और वो सब। उसके बाद मैं कई बार पलवल गई हूँ ईस्टर्न पेरीवेयर से, और यहाँ से पलवल जाने में मुझे मैक्सिमम 2 घंटे, बल्कि इससे कम ही टाइम लगा है, मैं जितनी बार भी गई हूँ। Under the Bharatmala Pariyojana, thousands of kilometers of highways are being built every year. The government plans to complete 34,800 kilometers of road network by 2022 and 48,000 kilometers by 2024. Over 12,000 kilometers of roads were built in 2020 under the scheme. India also has a well-developed network for public-private partnerships in the highway sector. The latest avatar of PPPs is more in terms of operations of assets. So in the last 3 years, National Highway Authority of India has raised 17,000 crores, 17,000 crores just by monetizing their assets in highways. They are going in for a large 5,000 crore plus infrastructure investment trust. We call that InvIT. Similarly, we know that Power Grid Corporation of India has done an InvIT of 7,700 crores. So PPPs have now moved from construction phase to operation phase, and the asset monetization strategy of government, which was recently announced in the National Monetization Pipeline, is going to be done under public-private partnership of operating assets. There has been an undivided focus on constructing rural roads by providing connectivity through all-weather roads. Phase 3 of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was launched in 2019 for consolidation of 1,25,000 kilometers of roads linking habitations to Grameen agricultural markets, higher secondary schools and hospitals. In a major technological reform, the National Highway Authority of India has created the Road Asset Management System. The objective is to provide data on road maintenance, safety measures and development of new projects under geospatial technology. India is fast moving towards a gas-based economy to reach its sustainable development goals. The government has charted the energy roadmap with the vision of one nation, one grid. It connects the nation with one gas pipeline to provide a clean and safe source of energy. This initiative will help India increase the share of natural gas in the energy basket mix from the current 6% to 15% by 2030. ये मेरे नया project है. To accelerate its efforts, the government has launched schemes like Urja Ganga gas pipeline project for 5 states: Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha and West Bengal. Similarly, the Indradhanush gas grid is developing the Northeast pipeline grid with the government funding of rupees 5,559 crore approved in January last year. On 31st of March 2021, the government authorized approximately 33,764 kilometer natural gas pipeline network across the country. 938 kilometers have been commissioned during 2021. Last December, the Petroleum and Natural Gas Ministry notified a new unified pipeline tariff structure for 14 natural gas pipelines. The government has also operationalized the Indian Gas Exchange for transparent price discovery in natural gas and facilitating growth in the share of natural gas in India's energy basket. Currently, 18.2 lakh households are connected to gas pipeline and 894 new CNG stations have been commissioned. In order to further free India's gas market, the government approved the sale of domestic gas through a transparent e-bidding process. It also expanded coverage for city gas distribution to 407 districts across 27 states and union territories. ये अच्छा
The new policy on biofuels announced in 2018 proposes an indicative target of 20% blending of ethanol in petrol and 5% blending of biodiesel in diesel by 2030. This is aimed to significantly enhance India's energy security. 5 biomass-based second-generation or 2G biorefineries for production of ethanol with a capacity of 540 kiloliter per day are under construction. 2G ethanol Panipat plant will be commissioned in March 2022. Infrastructure is the backbone of economic development. India is witnessing unprecedented success in tapping this potential to improve the lives of its people. The India infrastructure story is a tale of big achievements. It is a story of a young India and the story of country's future. That's all from us in this episode. We will get you more of this in our next episode. Till then, please stay tuned in. And subscribe. अगर आप जो है अपने मुल्क में डेवलपमेंट चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उसके लिए हर सेक्टर पे जो है ना बराबर का फोकस करना और उसके अलावा लोगों की ज़िंदगियां किस तरह आसान बनाई जा सकती हैं वहाँ पर रहने वालों की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और हम लोग हमेशा अपनी जितनी भी वीडियोस होती हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं उसमें ये बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इट्स लाइक बैकबोन, जैसे कि वीडियो में भी बोला गया। और अगर हम अपने इस जर्नी की बात करें, यूट्यूब जर्नी की, तो 3 साल से ज़्यादा हो गए और हमने भी ये चीज विटनेस की है कि किस तरीके से इंडिया ट्रांसफॉर्म हुआ है, कैसे नए नए प्रोजेक्ट्स हम लोग ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि डेली बेस पर हम लोग देखते रहते हैं, कुछ नया कुछ और एक प्रोजेक्ट कोई ना कोई सामने आता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी सेक्टर आप जहां पर तरक्की हो रही होती है उसको जो लीड कर रहे होते हैं लोग, जो मिनिस्टर होते हैं उसके, उनकी जो टीम होती है वो कितना काम करती है। आज की वीडियो देखकर मेरे जहन में सीरियसली ये बात आ रही थी कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी भी होती हैं जहां पर बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता। तो मैं ये सोचती हूँ कि उनका मतलब उनको कैसे अच्छा लगता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे और फिर भी वो इस चीज के लिए उनको एक होप होती है कि लोग हमें दोबारा से वोट देंगे। लेकिन जब आप किसी एक पोजीशन में हैं और आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि अगर आप मतलब काम करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट होता है डेफिनेटली उस पर क्रिटिसाइज करने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोगों को वो पसंद आ रहा होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा होता, आपके मुताबिक नहीं चीजें चल रही थी, बट एटलीस्ट एक काम होता हुआ नजर आ रहा होता है। और इवेंचुअली मैं कहूंगी कि आप जो एफर्ट लगा रहे होते हैं ना, आपका काम बोलता है, आपको शायद फिर उतना बोलना नहीं पड़ता, उतनी क्लैरिफिकेशन नहीं देनी पड़ती लोगों को, क्योंकि आपका काम नजर आ रहा होता है। लेकिन जब काम नजर ही नहीं आता तो मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग किस तरह के वो लीडर्स होते हैं कि जो ये चीज अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े काबिल हैं। मेरे ख्याल में इंसान को काबिल उसका काम बनाता है और उसके लिए आपको ना खुद ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि जब एक काम होता हुआ आपको नजर आता है ना, फिर लोग जो हैं वो फिर बोलते भी हैं कि हाँ भाई फलाना बंदा आया था, उसने काम करवाया, उसका करवाया हुआ काम हमें अभी तक नजर आता है। लेकिन जो आपने बात की है वो भी वाकई बिल्कुल सही है कि क्या नाम लेते, काम भी ना करो वोट भी दे दो तो ऐसा नहीं होता। खैर अभी मैं बात करना चाहूँगा कि जो एक कंट्री होता है उसकी सबसे जो बड़ी एक कोशिश होती है कि FDI जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुल्क में आए। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो यही चीज देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें सहूलतें कैसी मिल रही हैं, बिजली, पानी, गैस, रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो ये सी पोर्ट्स हैं वो कितनी दूर हैं, वहाँ से रेलवे की कनेक्टिविटी और जो है ये रोड्स की कनेक्टिविटी वो किस तरह की है। तो ये चीज़ें जो हैं वाकई बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये वही बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक तो आपके मुल्क में जो है इन्वेस्टमेंट तो लेकर आते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है जो वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। कहते हैं कि एक गाँव से अगर सड़क गुजरती है ना चले आप बोल दें, नहीं आप बोल दें, नहीं अब आप बोल दें।
बोलो मैं मतलब बता रही हूँ कि मेरे दिमाग में भी ये चीज आई थी जब हम लोग रोड्स वाला देख रहे थे ना, तो ये वाली बात जो हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं, तो मौजम बताएंगे अब कि वो क्या बात थी। वो यही है कि एक गांव से जो है ना, जब सड़क गुजरती है ना, तो वो कई यानी कि उस गांव की तो नस्लें तारती है, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं ना, उन्हें भी बहुत ज्यादा डेवलप कर जाती है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे देखो खाने पीने के ढाबे खुल जाते हैं, ठीक है, फिर आपको सहूलतें मिलना शुरू हो जाती हैं। और यार खाने पीने के, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, ढाबों के अलावा आप देखें उस गांव में जो एक यानी कि फसल उग रही है, उसे डायरेक्ट मंडी तक रसाई भी मिल जाएगी कि आप डायरेक्ट मंडी तक जा सकते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ उसकी बात नहीं कह रही मैं, ओवरऑल कह रही हूँ कि एक्सेस इजी हो जाती है जब रोड बनती है। मौसम शायद चाहता है कि मैं एक एक जो बात है वो बताऊं कि भाई इसमें ये चीज भी आती है कि ये चीज हुई, इवन कि हॉस्पिटल तक जो आसपास के गांव उनकी एक्सेस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली तो हम लोगों को इन चीजों की बड़ी जरूरत होती है। मेडिकल फैसिलिटीज अगर देखा जाए उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो छोटे शहर हैं वहां पर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ज्यादा, और जो उसके आसपास के गांव होते हैं तो ज्यादा बर्डन क्या होता है शहरों पे पड़ जाता है। लेकिन अगर रोड अच्छे होंगे तो डेफिनेटली वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आप ये कह सकते हैं कि गेम चेंज हो जाती है। बट मैं रेल की यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि अभी मैं मौजम से कल ही इसको बता रही थी कि अब्बू देख रहे थे इंडियन न्यूज चैनल, आई थिंक कोई देख रहे थे, और मुझे बोल रहे थे इंडिया की ट्रेन बहुत अच्छी हैं, इनकी सीट्स देखो, देखकर अच्छा फील हो रहा है, कितनी अच्छी लुक सही बात है। और इस सेक्टर में वाकई में अगर हम देखें तो इंडिया में हम कहें कि ट्रेन का जो एक सेक्टर है सिर्फ वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेकर जाने तक महदूद नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, जैसे बहुत सारी लग्जूरियस ट्रेन्स भी हैं जो टूरिज्म के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मेडिकल से रिलेटेड हम लोगों ने वीडियो देखी थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस के बारे साइंस थीम से रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी हम लोगों को डिफरेंट चीजें और डिफरेंट आइडियाज देखने को मिलते हैं एक ही सेक्टर में, कि वो एक कारण बनता है कि हाँ ये यहाँ से बूस्ट कर रहा है। उसके अलावा फिर अगर फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, वो भी हमने देखा, वो भी यानी कि आप ये देखें कि आप जो पैसेंजर ट्रेन है उनके लिए अलग ट्रैक कर रहे हैं, आप जो फ्रेट ट्रेन हैं उनके लिए एक अलग ही कर रहे हैं कि भाई उन्हें किसी तरह की देरी ना हो। बिल्कुल, और फिर उसके अलावा जो मौसम बिल्कुल वो आई थिंक डीजल फ्री हो जाएंगी ना बाय 2024 जो इंजन हैं वो, तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। फिर उसके लिए जो आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उसको कैसे जनरेट किया जाएगा कि जो एक कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट जो है वो भी बेहतर किया जाए। तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है, तो मजा आता काम करने का और देखने का जब एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती है और चीजें बड़ी प्लानिंग के तौर पर और अच्छे तरीके से होती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि वो एग्जीक्यूशन देखने का बड़ा मजा आता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी जो लोग थे, जो मुझे ये चीज चली गई, हर सेक्टर से रिलेटेड जो आम पब्लिक थी उनसे भी फीडबैक दिया गया कि भाई उनको क्या लगता है कि किस तरीके से उनकी लाइफ में सुधार आया या चेंज आया। तो आई थिंक जब लोगों की लाइफ में सुधार आता ना, तो असल मकसद जो होता है एक प्रोजेक्ट का वो ही रहता है। बिल्कुल, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा ब्रह्मपुत्र नदी पे जो पुल बनाया गया, उससे पहले जो 500 किलोमीटर यानी कि 24 घंटे आपको जो है वो लग जाते थे पहुंचने में। आप इमेजिन, आप वही ना इमेजिन करें, आपने एक नदी पार करके यानी कि ये नदी पार करके आपने सामने आना है, उसके लिए आपको इतना टाइम लग रहा है। लेकिन वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिस तरह जो है वो एक ब्रिज वहां पे इतना लंबा, आई थिंक 9 किलोमीटर का बताया गया, लगभग 12.5 लगभग इतना ही बताया गया। तो जो है आपने जाना, फिर क्या नाम लेते हैं वापस आना 2.5 से 3 घंटों में, जो पहले आपको 24 घंटे लग रहे थे। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मोस्टली हम देखें ना दुनिया में जो कंट्रीज हैं वो कहते हैं भाई क्या इतना लंबा पुल बनाना है, रहने ही देते हैं। लेकिन जिस तरह ये पुल बनाया गया, क्योंकि मैं उसमें देख रहा था कि वो नीचे से ट्रेन भी गुजर रही है, यानी कि रेलवे ट्रैक भी उसके नीचे, और ऊपर से जो है वो उसके ऊपर लिखा भी हुआ। अच्छा, वैसे पता नहीं मुझे, अब मैं थोड़ी डाउट में आ गई हूँ कि कितने किलोमीटर का वो रास्ता था जो ब्रिज है, बट आई थिंक जो मैंने बोर्ड में पढ़ा था वो 12 पॉइंट समथिंग में भी हो, इतना ही हो। अच्छा, इस तरह का एक ब्रिज जो है वो पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो अंग्रेज बनाकर गए थे, अब बंद हो गया। ट्रेन गुजरती है, गाड़ियां नहीं गुजरती।
नए ब्रिज की बात बताओ, ठीक है ना, जो अब के टाइम में बन चुका हो, मतलब मुझे अब के टाइम में ट्रेन की बात मत कर लेना। नहीं वो तो एक अलग चीज है ना, प्रोजेक्ट की बात कर दोगे। लेकिन एक चीज जो हमारे लिए नहीं थी, आई थिंक वो गैस वाली थी मौसम के, जो उसमें गैस प्रोजेक्ट था, जो गैस प्रोजेक्ट था, गैस वाली हमारे लिए इतना फनी साउंड कर गया। एनीवे बट ये कि हाँ, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए नया था। इट्स लाइक कि वो मतलब जो हम लोगों ने देखा था ना, 1 सन 1 ग्रेड वाला, ये भी उसी तरीके से बनाया गया है प्रोजेक्ट। तो मुझे लगता है कि जब आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें जो सी है ना वो अच्छी होती हैं। और यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट का काम बड़ा अच्छा लगता है कि वो हर चीज पर ना एक नजर रखती है कि अगर वो डिफरेंट स्टेट्स में भी जा रही है, जब गवर्नमेंट की एक अपनी उसके रूल्स सेट कर दिए जाएंगे, बट उसके बाद नो डाउट आपको बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन की भी जरूरत रहती है कि ये नहीं कि सिर्फ अगर आपने रूल्स बना दिए लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर उस चीज का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं फिर रहता। मुझे लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा बोल रही हूँ और मौजम अब ये चाह रहा है कि हम लोग चले जाएं। नहीं मैंने चला आप और बोल रहे नहीं क्योंकि मौजम का मुझे ना थोड़ा सा इशारा मिल जाता है, इस तरह से मौजम फिर कर लेता है बिल्कुल हाँ जी ठीक है, मतलब जब उसने बोलना आता ना फिर ये मैं जब अपनी बात कंप्लीट कर चुका हूँ तो मैंने फिर यही कहना ना हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये थोड़ी कहूँगा मेरी बात अब कंप्लीट जो है वो यानी आप कह रही हैं तो मैं फिर बोलता जो बोल रहे हैं वो तो चीज नहीं ना है। समटाइम्स होता है क्या होता है, हम लोग बात कर रहे होते, जैसे मैंने बात खत्म की ना तो उसके बाद इसने बात बोलनी होती है और इसको ये नहीं समझ लगती कि ना मैंने बात अपनी कंप्लीट कर ली, तो फिर कहेगा अच्छा आपने अब बस इतनी बात करनी थी। मैंने कहा हाँ भाई मैंने इतनी ही बात करनी थी। हो जाता कभी कभी यार, समटाइम्स हो जाता है, बट एनीवे ओवरऑल काफी एक मैं कहूंगी कि अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव वीडियो दिखाई गई है क्योंकि हम लोग रेल सेक्टर की बात करें और यहाँ पर वैसे मैं सागरमाला को डिस्कस करना चाहती थी क्योंकि जब से हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब करियर तो सागरमाला मतलब प्रोजेक्ट हम लोगों ने बहुत इनिशियल डेज में बहुत ज्यादा तब की अगर बात की तो तब हम क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल होती थी तो हम बहुत डर के बोलते थे, लेकिन अब की बात है तो अब तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं ना कि शेयर तो हम कर देते हैं, लेकिन जो है हाँ थोड़ी आसानी हो जाती है हमारे लिए। हम लोग जब इनिशियली वीडियोस देखते थे उसके साथ हम लोगों को इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता क्योंकि बिल्कुल भी हम लोग को चीजों के बारे में पता ही नहीं होता, बिल्कुल जीरो। हाँ तो हम अभी जब हम लोग सुनते हैं और देखते हैं और चीजें मतलब अभी हमें प्रोजेक्ट समझ भी ज्यादा आसानी से आती है, उस टाइम पर थोड़ा डिफिकल्ट होता था। और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की भी अगर हम बात करें तो उसमें तो हम लोगों को पता है कि इंडिया बहुत आगे है और बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी की है इंटरनेट की और डिजिटल दुनिया में काफी ज्यादा तरक्की हो रही है इंडिया में। तो गाइस ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अच्छा लगता है जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं और उनमें से काफी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोगों को पता भी होता है। और अगर और नए प्रोजेक्ट्स आप ऐड करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सबसे अच्छा आपको क्या मतलब सेक्टर लगता है आपका फेवरेट, जैसे मौसम का रेलवे है, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें ज्यादा वीडियोस लाइक सब्सक्राइब शेयर कीप अस इन योर प्रेजेंस।